हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में देखा था कि इन्वायरमेंट जो है इन्वायरमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं पर्यावरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ था, परि और आवरण, है ना। परि का अर्थ होता है चारों तरफ से और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक, तो हमने इन्वायरमेंट के जो अलग अलग साइंटिस्ट ने जो इसकी विशेषता बताई थी, जो इसका उदाहरण दिया था, है ना, इसकी परिभाषा कह सकते हैं। इन्वायरमेंट का जो परिभाषा दिया था उसको हमने पढ़ा था। तो आइए देखते हैं आज हम कुछ अन्य जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया था परिभाषा, उसको देख लेते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने वुडवर्थ का देखा और जे.एस. रास का, है ना, देखा कि इन्होंने क्या कहा पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण आखिर क्या होता है। तो आज हम देखते हैं एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है C.C. पार्क। ठीक है, साइंटिस्ट हैं C.C. पार्क। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है उसे पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा कि मनुष्य एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर जिन परिस्थितियों से घिरा रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं बोरोन। ठीक, तो इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के पर्यावरण में वह सब कुछ सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति को उसके जन्म से मृत्यु पर्यंत, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, मृत्यु पर्यंत प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट हैं बोरॉन, उनका ये कहा गया बात। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एच फिटिंग। एच फिटिंग ने कहा कि जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण होता है। यानी कि जीवों के जितने भी पारिस्थितिक कारक हैं उन सभी को हम मिला के पर्यावरण कह सकते हैं। तो उसी प्रकार कुछ अन्य साइंटिस्ट ने भी इसी प्रकार से अपने उदाहरण जो है परिभाषा दी पर्यावरण की, है ना। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण जो है मुख्य रूप से 3 रूपों में विभाजित है। पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण और तीसरा होता है मनोसामाजिक पर्यावरण। ठीक है, भौतिक पर्यावरण यानी कि ये पर्यावरण का मुख्य भाग बनाता है। ठीक, तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है वायु, जल, खाद्य पदार्थ। ठीक, क्या आएगा, वायु, जल, इसके अलावा भूमि और खाद्य पदार्थ, ध्वनि, उष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत। ठीक है,
पठार, फिर अनेक प्रकार के खनिज, ठीक है, खनिज पदार्थ हो गए। तो ये सभी मिलके क्या बनाते हैं, भौतिक पर्यावरण का निर्माण करता है। और भौतिक पर्यावरण हम कहेंगे कि भौतिक पर्यावरण के संपर्क में मनुष्य निरंतर रहता है। ठीक है, मनुष्य जो है भौतिक पर्यावरण के संपर्क में निरंतर रहता है। और ये सभी जो कारक हैं भौतिक पर्यावरण के, ये मानव स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालते हैं। ठीक, हम कहेंगे कि भौतिक पर्यावरण मानव स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालते हैं। ठीक है, भौतिक पर्यावरण किससे बनता है, वायु, जल, भूमि, खाद्य पदार्थ, ध्वनि, ऊर्जा, प्रकाश, नदी, पर्वत, पठार, खनिज पदार्थ। ठीक है, तो यानी कि जो भी पदार्थ जो आसपास हैं हमारे और हम जिनके संपर्क में लगातार रहते हैं, वो सभी क्या मिलकर बनाते हैं, भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं या फिर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, है ना। मानव परस्पर संपर्क में रहता है इनसे, इसलिए ये मानव स्वास्थ्य पर भी विशेष प्रकार का ये प्रभाव डालते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र का, किसी देश की जैसा क्षेत्रफल रहेगा, जैसा वहाँ का भौतिक वातावरण रहेगा, उसी प्रकार से वहाँ के मनुष्य भी रहेंगे, है ना। अगर किसी देश में देखिए, अगर कहीं तापमान अधिक है किसी देश का, है ना, या फिर किसी देश में अगर लगातार वर्षा ही होती है या कहीं पे लगातार ठंडी होती है, तो कैसा होता है, वहाँ के जो जीव जंतु हैं उसी हिसाब से ढल जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम देखें हमारे भारत में इस समय गर्मियां हैं, ठीक, बरसात का सीज़न है लेकिन गर्मी है, तो गर्मी में हम क्या उस तरह से कपड़े पहनते हैं, हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले सूते कपड़े पहनते हैं, है ना। और इसी प्रकार से जब जाड़े में हम क्या करते हैं, जाड़े में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं खुद को बचाने के लिए। तो इसी प्रकार से यानी कि जैसा मौसम हो रहा है, जैसा जिस तरह से हम उष्मा और प्रकाश का प्रभाव पड़ रहा है हमारे ऊपर, तो हमारा स्वास्थ्य भी उसी तरीके से प्रभावित हो रहा है। यानी हम खुद को उस तरह से ढाल रहे हैं, है ना। जैसे कि यदि ठंडी या अचानक से गर्मी पड़ने लगती है तो हमारे स्वास्थ्य में भी कुछ परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अधिकतर ज्वालामुखी का फटना होता रहता है, भूकंप आते रहते हैं, है ना, तो वहाँ के जो जीव जंतु है, मनुष्य है, उस तरह से वो ढल गए हैं। ठीक है, कि उन्हें पता है कि उनका जो है आवास किस तरह से होना चाहिए, घर का निर्माण किस तरह से करें वो, है ना, और खुद को जो है बचाने के लिए हर तरह से वो तैयार रहते हैं। तो जैसा भौतिक वातावरण होगा, भौतिक पर्यावरण होगा, उसी तरीके से मनुष्य भी खुद को ढालेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए जैविक पर्यावरण। देखिए जैविक पर्यावरण की बात करें तो जैविक पर्यावरण भी दो भागों में विभाजित कर किया जा सकता है। पहला होता है पौधों का वातावरण, ठीक है, और दूसरा होता है जंतुओं का वातावरण। ठीक, जंतुओं का वातावरण, तो यानी कि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत किसी जंतु पर या फिर मनुष्य पर पौधे किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे उगने वाली फसलें कैसी हैं, वहाँ पे उगने वाले वृक्ष किस प्रकार के हैं, है ना, तो उसका खान पान आहार कैसा हो जाएगा, उसी तरह से होगा मनुष्य का। इसी प्रकार से जंतु है, तो जंतु जो है आपस में एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, है ना। जैसे कि एक मनुष्य है, तो एक मनुष्य के लिए जो दूसरा मनुष्य है वो एक तरह से पर्यावरण का ही कार्य कर रहा है, वो एक तरह से जैविक पर्यावरण का कार्य कर रहा है ना। तो एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य जो है अपने क्रियाकलापों के द्वारा जिस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं उसको हम कहते हैं जैविक पर्यावरण। ठीक है, इसी प्रकार से पौधे और मनुष्य जिस प्रकार से एक दूसरे को आपसी क्रियाकलापों के द्वारा प्रभावित करते हैं उसे हम कहेंगे पौधों का वातावरण, और जंतु जब प्रभावित करेंगे तो उसे हम कहेंगे जंतुओं का वातावरण। ठीक, तो जैविक पर्यावरण में हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पौधे तथा जंतु परस्पर अपनी आपसी क्रियाकलाप के द्वारा किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट है मनोसामाजिक पर्यावरण। अब ये क्या चीज़ होता है, यानी कि मनोसामाजिक पर्यावरण जो होता है ये मानव के सामाजिक संबंधों को प्रकट करता है। ठीक है, क्या करता है ये, मानव के
सामाजिक, समाज में जिस प्रकार से उसका अपने नाते रिश्तेदारों के साथ किस तरह से उसका व्यवहार है ना, तो उस संबंधों को ही ये प्रकट करता है। देखिए, समाज में एक मनुष्य के माता पिता, भाई बहन, ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य नाते रिश्तेदार होते हैं, आसपास पड़ोसी होते हैं, कुछ समुदाय का वो हिस्सा होता है, ठीक है, वो प्रदेश और राष्ट्र से भी संबंध बनाता है, ठीक है। जैसे हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के हैं, यानी हमारा राज्य है उत्तर प्रदेश और हमारा देश कौन सा है, भारत है, ठीक। तो एक मनुष्य को जो है इन सभी के साथ एक तरह से संबंध बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अपने परिवार के कुछ सांस्कृतिक मूल्य हैं, ठीक, विश्वास है, अपनी शिक्षा, व्यवसाय आदि के साथ भी संबंध बनाना पड़ता है, ठीक। तो इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि ये मनोसामाजिक पर्यावरण है ना। फिर से सुन लीजिए, मनोसामाजिक पर्यावरण कि मानव के सामाजिक संबंधों को प्रकट करने वाला पर्यावरण होता है मनोसामाजिक पर्यावरण, ठीक। यानी कि एक मनुष्य का अपने माता पिता, भाई बहन, नाते रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार से संबंध है ना, और उस संबंध को बनाए रखने के लिए वो जो क्रियाकलाप करता है, ठीक, अपनी मानसिक स्थिति से, अपने व्यवहार से, आचार व्यवहार से, ठीक, तो उसे हम कहेंगे मनोसामाजिक पर्यावरण। मानव का रहन सहन, खान पान, ठीक है, पहनना ओढ़ना, भाषा शैली, किस तरह से कोई बात करता है, ठीक, किस तरह से कोई चलता उठता है, ये सभी मतलब मनुष्य का व्यवहार कैसा है। तो मनुष्य के व्यवहार का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम कहेंगे कि ये किसी व्यक्ति के मनोसामाजिक पर्यावरण जो है इस प्रकार सा है। नेक्स्ट हेडिंग है वासस्थान एवं कर्मता, हैबिटाट एंड नीचे, या इसे बोलते हैं नीचे भी बोलते हैं, ठीक है। तो वासस्थान क्या होता है कि सभी जीव एक निश्चित स्थान पे रहते हैं, है ना, और वो जो स्थान जहाँ कोई जीव या समष्टि, यानी कि समष्टि मैंने अभी बताया है, समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, किसी जीव की जनसंख्या की बात कर रहा है ना, तो ऐसा स्थान जहाँ कोई जीव या समष्टि सामान्य रूप से निवास करते हैं, सामान्यतः एक बहुत ही बड़ा सा क्षेत्र होता है ना, और उस क्षेत्र में जरूरी नहीं है कि कोई एक ही जीव निवास करेगा या एक ही जीव की जनसंख्या निवास करेगी, ठीक है। तो ऐसा स्थान जहाँ पे एक या एक से अधिक जीव जंतु और उनकी जनसंख्या निवास करती है तो उसे हम कहते हैं वास स्थान, ठीक है। तो वास स्थान ऐसा बृहद क्षेत्र होता है जहाँ कोई जीव या फिर समष्टि या फिर अनेक जातियाँ, ठीक है, या कोई एक जीव रहे या उसका समष्टि, उसकी जनसंख्या हो पूरी, या फिर अनेक जातियाँ और उनकी समष्टि निवास करती है तो उसे हम कहते हैं हैबिटाट, ठीक है, यानी कि वास स्थान कहते हैं। और वास स्थान में ही जीव क्या करता है, अपना जन्म लेता है और उसके बाद मृत्यु तक वहीं रहता है ना, और जन्म लेता है, इसके बाद नए संतान की उत्पत्ति करता है, मतलब संपूर्ण क्रिया जो है जहाँ पे कोई जीव करता है उसका हम कहते हैं वास स्थान, है ना। तो वास स्थान में अनेक जैविक और अजैविक कारक भी होते हैं जो जीवों को प्रभावित करते हैं। जैविक अजैविक कारक आप लोग जानते ही होंगे, जीवों को प्रभावित करते हैं, ठीक। जैविक कारक में यानी कि अनेक प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे होंगे, है ना, उस क्षेत्र के, जिनसे जो है जीव प्रभावित होता है, अपना आहार प्राप्त करेगा, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करेगा जैविक कारकों से, अनेक जीव जंतुओं से, या शाकाहारी है तो वो किससे प्राप्त करेगा, पौधों से, है ना। यानी जिस प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे वहाँ उस क्षेत्र में पाए जाएंगे उसी प्रकार से उस जीव का आहार भी होगा। अजैविक कारक यानी कि पर्वत, पहाड़, नदी, ठीक, ये सब हम कहेंगे। तो यानी कि जिस स्थलाकृति जैसी हो, ठीक है, पठारी भाग है, रेगिस्तानी भाग है, या फिर उपजाऊ भूमि हो, तो ये सभी कारक जो हैं मनुष्य नहीं, जीव या फिर मनुष्य जो भी कहिए उसको प्रभावित करेगा, तो उसे हम कहेंगे वास स्थान। अब देखिए, ये प्रत्येक जीव का एक निश्चित वास स्थान होता है ना, जहाँ पे वो वृद्धि करता है और विकास करता है। जैसे कि कोई पौधा है, किसी पौधे को उगने के लिए कोई खास तरह की स्थिति चाहिए, है ना। जैसे जलीय पौधा है तो वो जल में उगेगा,
उसको स्थल पे आप नहीं उगा सकते। तो यानी उसका वास स्थान क्या है, जल है। तालाब में उगने वाले पौधे का वास स्थान क्या होगा, तालाब ही होगा, है ना। और कोई जंतु है, अगर वो पेड़ पे रहने वाला जंतु है तो वो पेड़ पे रहेगा, है ना। बिल में रहने वाला है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह हैं, बिल में रहने वाले जंतु हैं, तो वो उनका वास स्थान क्या होगा, बिल ही होगा। ठीक, इसी प्रकार से कुछ स्थलीय जंतु होते हैं, तो वो स्थलीय जंतु है, वो अपने स्थल पे रहने के लिए अनुकूलित हो गया है उनका शरीर, है ना। वो जल में नहीं रह सकता, तो उसका वास स्थान क्या होगा, स्थल होगा, है ना। इसी प्रकार से लेकिन हाँ, एम्फीबियन से अगर बात करें तो उनमें क्या होती है कैरेक्टर, कि वो जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं, तो उनका वास स्थान हम कहेंगे कि जल और स्थल दोनों होता है। ठीक, तो जब वास स्थान संबंधित पारिस्थितिकी का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वास स्थान पारिस्थितिकी। ठीक है, जब जंतुओं के वास स्थान से संबंधित पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम कहते हैं वास स्थान पारिस्थितिकी। ओके, कर्म स्थिति यानी कि नीचे के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए पारिस्थितिक संगठन। पारिस्थितिक संगठन के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत जीव। ठीक है, पारिस्थितिक संगठन, तो उसमें पहला आ रहा है व्यष्टिगत जीव, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो कोई भी जीव या फिर व्यष्टि यानी किसी जीव की बात कर रहा है। ठीक है, कोई खास जीव जो है किसी वातावरण में रहता है, तो वातावरण के अन्य जीवों के साथ, ठीक, वहाँ के वातावरण के साथ, यानी कि उस जगह का क्या वातावरण है, क्या किस प्रकार का तापमान है, ऊर्जा है, ठीक है, और मौसम किस प्रकार से है, तो उसके अनुसार जो है वो व्यवहार करता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य जंतुओं के साथ भी कुछ व्यवहार करता है, तो उन सभी का अध्ययन हम कहते हैं व्यष्टिगत जीव के अंतर्गत। देखिए, अगर हम जीवों की बात करें तो क्या सभी जीव एक तरह हैं, नहीं ना। सभी जीवों का कुछ स्वरूप है ना, अलग अलग रूप है। जैसे कि अगर हम गिलहरी को देखें तो गिलहरी का अलग ही रूप है ना, उसका आकार छोटा है, ठीक, और उसने जो है उसका जो शरीर है पेड़ पे चढ़ने के लिए, उतरने के लिए उसी प्रकार से वो बन भी गया है। अगर हम बिल्ली की बात करें तो बिल्ली का अलग ही स्वरूप है ना, कुत्ते का अलग ही है। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक जो व्यष्टिगत जीव है, एक व्यष्टि जीव जो है उसका स्वरूप अलग होता है, उसके कार्य, व्यवहार, वितरण, ये सभी जो है पर्यावरण के अनुकूल हो जाते हैं, है ना। जिस तरह का पर्यावरण रहेगा उसी तरह से इनका। तो हम कह सकते हैं कि जीव या व्यष्टि जो होते हैं ये पारिस्थितिक संगठन की आधारभूत इकाई होते हैं। ठीक, पारिस्थितिक संगठन की आधारभूत इकाई। ठीक, और जीव या व्यष्टि जो होता है अपने ही समान अन्य जीवों के, अन्य जाति के जीवों के साथ भी क्रियाएं करता है। ठीक, अपने ही समान अन्य जाति के जीवों के साथ भी क्रियाएं करता रहता है। कुछ अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे और कुछ प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक, तो प्रत्येक जीवों का विशेष या विशिष्ट, जो भी आप कहें, क्या होता है, स्वरूप होता है।
कार्य की होती है। इसके अलावा व्यवहार, वितरण व अनुकूलन होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरह से जीव के आसपास का वातावरण रहेगा या उसे जिस प्रकार से भोजन मिलेगा उस तरह से उसका शरीर भी उसी के अनुसार ही अनुकूलित हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है समष्टि। तो समष्टि के बारे में फिर से सुन लीजिए आप लोग कि किसी भी निश्चित समय और किसी निश्चित क्षेत्र में एक ही प्रकार की जाति के जीवों की कुल संख्या ही उनकी समष्टि या फिर आबादी कहलाती है। ठीक, किसी भी निश्चित समय, क्या कहेंगे, किसी निश्चित समय, निश्चित क्षेत्र। ठीक है, निश्चित क्षेत्र में किसी एक प्रकार की, एक ध्यान दीजिएगा, किसी एक ही प्रकार की बात की जा रही है, किसी एक ही प्रकार की, एक प्रकार के जीवों की कुल संख्या क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। समष्टि को ही बोलते हैं आबादी। ठीक है, समष्टि कहलाता है या फिर आबादी कहता है। जैसे कि किसी तालाब में मछलियों की संख्या अगर हम देख लें तो अगर मछली है, साथ में कछुए भी हैं उस तालाब में, इसके अलावा कुछ अन्य जंतु भी हैं जैसे कि बत्तख वगैरह भी हैं, कुछ जलीय जंतु, है ना। तो हम कहेंगे कि इस तालाब में अगर मछलियों की संख्या ज़्यादा है तो हम कहेंगे इस तालाब में मछलियों की आबादी बहुत है ना, या फिर कछुओं की आबादी बहुत है। तो यानी हमने क्या किया, एक ही जाति की बात की। ठीक है, या कोई क्षेत्र अगर ले लिया, किसी जंगल की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इस जंगल में बंदर बहुत हैं, है ना। तो क्या बंदर ही हैं उस जंगल में? नहीं, अन्य जीव जंतु भी हैं, लेकिन आबादी किसकी है? बंदर की है ना। तो हम कह देंगे कि हाँ, मंकी की संख्या जो है, बंदर की संख्या इस जंगल में बहुत ज़्यादा है, या फिर हम कहेंगे कि बहुत ही कम है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, है ना। तो जब हम एक ही स्पीसीज की जो बात करेंगे कि विशेष स्पीसीज के जीव की, तो हम कहेंगे कि ये उसकी समष्टि है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है अब समुदाय। तो किसी क्षेत्र में जब एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक समष्टि समझ रहे हैं, यानी कि एक प्रकार के जीवों की संख्या है ना, तो एक से अधिक जीवों की संख्या हो या जीवों की समष्टि निवास करती है तो वो क्या बनाते हैं? एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है, किसी एक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियों की समष्टियां समुदाय का निर्माण करती हैं। किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जातियां समुदाय का निर्माण करती हैं। ठीक, समुदाय बनाती हैं। ओके, जैसे किसी वन में अगर हम बात करें, वन में किसी खास प्रकार के वृक्ष हैं तो वो कहेंगे कि वन समुदाय हो गया, है ना। मरुस्थल समुदाय, तालाब समुदाय। ठीक, तो ये सब हम कहेंगे समुदाय है। घास क्षेत्र हो गया तो हम कहेंगे ग्रासलैंड कम्युनिटी है यहाँ पे। ठीक है, वन समुदाय, फॉरेस्ट कम्युनिटी। फिर क्या अभी मैंने बोला, घास समुदाय, है ना, घास स्थली, तो कहेंगे ग्रासलैंड, घास स्थली समुदाय। ठीक, तालाब समुदाय हो गया। है ना, यानी कि वन में क्या है, एक ही प्रकार का जंतु तो रहेगा नहीं, अनेक प्रकार के जंतु रहेंगे, तो हम कहेंगे इस वन समुदाय में अनेक प्रकार के जंतु हैं, या इस वन समुदाय जो है बहुत ही समृद्ध है। ठीक है, घास स्थली समुदाय में से कहेंगे घास में जैसे शेर भी रह सकता है, घास स्थल में सांप रह सकते हैं अनेक प्रकार के,
ठीक। इस प्रकार तालाब समुदाय, तालाब समुदाय में अनेक प्रकार के जलीय जीव, तालाब में रहने वाले, है ना, उसमें यानी कि पौधे भी और जंतु भी। नेक्स्ट हेडिंग है पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के अंतर्गत जैव घटक यानी कि बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कंपोनेंट्स कह सकते हैं ना, जैव घटक और अजैव घटक दोनों होते हैं, वह अजैव घटक दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम। नेक्स्ट देखिए दृश्य भूमि यानी कि लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में जब बात करेंगे तो लैंडस्केप में अनेक प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं ना। तो अनेक पारितंत्रों से युक्त एक बृहद क्षेत्र होता है ये लैंडस्केप, अनेक पारितंत्रों से बना बृहद क्षेत्र। तो अगर हम किसी लैंडस्केप का अध्ययन करेंगे तो हम जो है उसके अंतर्गत जितने भी पारितंत्र हों हैं, ठीक है, जैसे जलीय हो गया, स्थलीय हो गया, मरुस्थलीय पारितंत्र है अगर, तो हम सबका जो है अध्ययन करते हैं, है ना। तो लैंडस्केप जो है एक बहुत ही बड़े बृहद पारितंत्र की बात करता है। चलिए नेक्स्ट है जीवोम। देखिए जो जीवोम होता है ये भी काफ़ी बड़ा बृहद क्षेत्र होता है ना, और इसका आकार पारितंत्र से बड़ा होता है। हम कहेंगे इसका आकार कैसा होता है, पारितंत्र से बड़ा होता है ना। और एक जीवोम में एक से अनेक पारितंत्र रह सकते हैं। जैसे कोई वन की अगर हम बात करें, किसी वन के पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो वन में एक तालाब भी हो सकता है ना, और वन में बीच में घास के मैदान भी पाए जा सकते हैं। ठीक, अगर कोई खास तरह का कोई वन है तो जैसे उसमें घास की उपस्थिति हो गई, या फिर मरुस्थलीय क्षेत्र भी पाया जा सकता है ना। तो जीवोम के अंतर्गत हम बहुत ही बड़े स्तर पर किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करते हैं, है ना। और इसकी सीमा जो होती है जीवोम की, वो विभिन्न प्रकार के जलवायु के द्वारा चिन्हित की जाती है। जब जलवायु की बात की जा रही है यानी एक क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार से होती है, दूसरे क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार से है ना, तो हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत अनेक प्रकार के जलवायु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवोम दो प्रकार का होता है, जीवोम दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है स्थलीय और दूसरा होता है जलीय। तो जलीय जीवोम जो है इसके बारे में आप तो जानते ही हैं, यानी कि जलीय जीवोम के अंतर्गत क्या आएगा, नदी, तालाब, झरना, ठीक, झील आदि के अंतर्गत जो पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है, आदि के अंतर्गत जो जीव पाए जाते हैं, है ना। स्थलीय के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे कि वन क्षेत्र, मरुस्थल वाले क्षेत्र, ठीक है, पर्णपाती वन, ठीक है, क्या कहेंगे हम स्थल के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कई प्रकार के पर्णपाती वन हो गए, मरुस्थल जीवोम, है ना। पर्णपाती क्या होता है, पर्णपाती वन से क्या समझ रहे हैं, यानी कि ऐसा वन जहाँ पे ऐसे वृक्ष हों जो कि किसी खास मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं पर्णपाती वन। ठीक, या फिर एक और है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है, और मरुस्थलीय वन या फिर मरुस्थलीय जीवोम जो भी कहें, तो ये सब हम स्थल के अंतर्गत पढ़ेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है जैव मंडल। तो जैव मंडल के अंतर्गत जीव,
है ना। जीव जो है जैविक घटक अजैविक घटक दोनों की बात की जाती है, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण स्थल और जलीय जीवों, ठीक है, जहाँ पे जीवों की पाए जाने की संभावना होती है। जीव जो है यानी कि जैविक घटक अजैविक घटक एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, उसे हम कहते हैं जैव मंडल, है ना। क्या कहेंगे कि पृथ्वी का संपूर्ण स्थलीय व जलीय जीवों जहाँ तक जीवों के पाए जाने की संभावना होती है, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, जैव मंडल कहेंगे। तो जैव मंडल यानी कि समुद्र की गहराई से लेकर, ठीक है, या फिर कहें कि समुद्र के तल से लेकर किसी पहाड़ की ऊंचाई तक का संपूर्ण क्षेत्र जो होता है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। समुद्र तल से पहाड़ की ऊंचाई तक का संपूर्ण क्षेत्र जो होता है वो होता है जैव मंडल, है ना। तो अगर हम देखें जैव मंडल की मोटाई लगभग होती है, जैव मंडल की मोटाई 22.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, 22.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। और जैव मंडल के अंतर्गत ही 3 घटक जो होते हैं पृथ्वी के जैव मंडल के, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल आते हैं, ठीक है। 3 घटक होते हैं जैव मंडल के, 3 घटक होते हैं, कौन कौन से, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। नेक्स्ट है पारिस्थितिक कर्म स्थिति यानी कि इकोलॉजिकल नीचे। तो देखिए साइंटिस्ट हैं ग्रिनिल्स, इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम इकोलॉजिकल नीचे का, है ना, ग्रिनिल या फिर ग्रिनिल जो भी कहें। तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक जाति के आवासीय भाग के लिए क्रिया, जिसमें आवासीय भाग की क्रिया, ठीक है, जिसमें वह विभिन्न कार्य संपन्न करता है। कोई भी जाति का जो जीव होता है जहाँ वो रहता है और विभिन्न क्रियाकलाप करता है विभिन्न प्रकार के, उसे हम कहते हैं उसका नीचे या फिर कर्म स्थिति। इकोलॉजिकल नीचे किसी विशिष्ट वास स्थान का वह विशिष्ट भाग होता है जो जीव की सक्रियता के लिए अधिक उपयुक्त होता है ना। यह जो है वास स्थान से भिन्न होता है, ठीक है, वास स्थान से ये भिन्न होगा। वास स्थान यानी कि रह रहा है, ठीक, आस पड़ोस के जो है जीव जंतु के साथ कुछ खास तरह से क्रियाकलाप कर रहा है, कुछ अपनी क्रियाकलापों के द्वारा जो है उनको प्रभावित कर रहा है, ठीक है। लिख रहा है क्योंकि वास स्थान एक वातावरण का विशेष वह स्थान होता है जहाँ जीव निवास करता है, जबकि नीचे क्या होता है, किसी जीव द्वारा प्राप्त किए गए भौतिक स्थान के साथ साथ उसके जैव समुदाय में क्रियात्मक भूमिका भी होती है। तो उसे हम कह देंगे कि वो नीचे होता है। यानी कि जैसे कि आप हैं, रह रहे हैं घर में, तो वो आपका हो गया वास स्थान, है ना। आसपास का वातावरण जिस मोहल्ले में रह रहे हैं वो आपका वास स्थान हो रहा है। किसी खास कार्य को करने के लिए आप जो है घर से बाहर निकलते हैं, तो जहां आप जा रहे हैं वो आपका क्या हो गया, कर्म स्थिति हो गई ना, कर्म स्थिति हो गई, वो आपका नीचे हो गया। तो वही कह रहा है कि जंतुओं के साथ भी ऐसा ही होता है। फिर देखिए साइंटिस्ट हैं एल्टोन, 1927 में उन्होंने कहा था कि कर्म स्थिति किसी जंतु का जैविक वातावरण में उसके भोजन व शत्रु से संबंधित स्थान होता है। इसे एल्टोनियन कर्म स्थिति भी कहते हैं। भोजन व शत्रु से संबंधित स्थान, देखिए जंतु है,
किसी जगह पर रह रहा है, उसका घर कहीं और है ना, लेकिन वो बाहर निकल रहा है किसके लिए, भोजन के लिए। भोजन के लिए वो बाहर जा रहा है, किसी खास क्रियाकलाप करेगा तो शत्रुओं से भी पाला पड़ेगा उसका। तो शत्रुओं के साथ वो कुछ युद्ध कर रहा है ना, भोजन की खोज कर रहा है या भोजन के लिए शत्रु को आक्रमण कर रहा है। तो ये सभी जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उसको उन्होंने कहा एल्टोन ने कर्म स्थिति, और इसी को बोला गया है एल्टोनियन कर्म स्थिति। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट है मैकफेडन। 1917 उन्होंने कहा था कि कर्म स्थिति, इन्होंने कहा था कर्म स्थिति को जो है वातावरण का ही एक गुण होता है ना। और इनके अनुसार कर्म स्थिति उन पारिस्थितिक दशाओं का समूह होता है जिसके अंतर्गत एक जाति प्रजनन तथा उन सभी दशाओं में स्थिर रहने के लिए संसाधनों या ऊर्जा का अधिकतम दोहन कर सके। ठीक, यानी कि जीव जातुओं में प्रजनन, ठीक, इसके अलावा संसाधनों और ऊर्जा का जिस प्रकार से दोहन करता है कोई जंतु, वह उसकी कर्म स्थिति कहलाती है या फिर नीचे कहलाती है। अब नेक्स्ट हेडिंग है कर्म स्थिति के प्रकार। इससे पहला है आवास कर्म स्थिति, हैबिटाट और स्पेशल नीचे। तो प्रत्येक जाति अथवा आबादी के अधिग्रहण में आवास के विशिष्ट भाग या भौतिक स्थान को ही कहा जाता है उनका आवास कर्म स्थिति। जैसे कि किसी एक आवास में एक ही ट्रॉपिक स्तर पर अनेक जातियां हैं, ये सभी समान हैं, जो कि समान रूप से वितरित नहीं है, है ना, हैं तो समान, लेकिन ये जो है वितरित नहीं है, इनका वितरण जो है असमान है। ठीक है, बल्कि अधिकता से इनके लिए अलग सूक्ष्म आवास बन जाते हैं, है ना, ये जो है अलग अलग जो है आवास अपना ढूंढ लेती हैं। जैसे किसी क्षेत्र में अगर किसी जंतु की संख्या जो है अधिक हो गई, है ना, अधिक है लेकिन जो है स्थान कम है, स्थान कम होगा तो क्या करेगा, वो जो है थोड़े से स्थान में ही रहेगा, है ना, क्या करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग कम थे तो लोग जो है फैल के अपना बड़ा बड़ा घर बनवाते थे। अब क्या है, ज़मीनें महंगी हो गई हैं, है ना, तो लोग क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे कमरे वाले छोटे छोटे घर बना रहे हैं, है ना। तो उसे हम कह देंगे कि कह सकते हैं कि एक ही स्थान पर, क्योंकि एक ही जीव जाती है, उसकी आवश्यकता समान ही है, उसको वही वातावरण में रहना है ना। तो अनेक प्रकार के, इसलिए कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के सूक्ष्म आवास भी इसी तरह से बन जाते हैं। दूसरा देखिए जीवन प्रकार की कर्म स्थिति, लाइफ फॉर्म ऑफ नीचे। इसमें क्या होता है कि भिन्न, ठीक है, विभिन्न शारीरिक संगठन वाले पौधे जो हैं वो क्या करेंगे, एक प्रकार से भली प्रकार से एक साथ रह सकते हैं, है ना। जैसे कि अलग अलग जीव जाति के जो पौधे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा है ना कि वृक्ष तथा शाक, है ना, वृक्ष या शाक एक साथ रहेंगे, ठीक है, या शाक और झाड़ियाँ एक साथ रह सकें, या फिर वृक्ष या झाड़ी, ठीक है, वृक्ष या शाक एक साथ रह सकते हैं, वृक्ष या झाड़ियाँ, ठीक है, शाक झाड़ियाँ। तो जैसे देखिए क्यों ये सब साथ रह सकते हैं, क्योंकि जो इसकी विशेषता जो है, ये इसकी आवश्यकता कुछ अलग है, इनकी आवश्यकता कुछ अलग है और इनकी आवश्यकता अलग है ना। तो क्या कर रहे हैं, परस्पर इसमें कंपटीशन की भावना नहीं है, कंपटीशन की भावना नहीं है, यानी एक दूसरे को किस तरह से ये हानि नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक, इनके लिए जल और जो कहते हैं सूर्य का प्रकाश, है ना, जल और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता इनके लिए कुछ अधिक है, या फिर कुछ दूसरे प्रकार की, इनके लिए दूसरे प्रकार की, इनके लिए दूसरे प्रकार की है। तो एक दोनों जब साथ में अगर उगेंगे तो एक दूसरे को जो है बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और आराम से जो है ये सभी जो है दोनों जो है ग्रो करेंगे बढ़िया से। नेक्स्ट है देखिए पुनरुद्ध भवन कर्म स्थिति। तो पौधों के बीजों, वर्धी प्रजनन इकाइयों के अंकुरण की परिस्थितियों या समय की भिन्नता के कारण साथ साथ उगने वाली जातियों में कुछ जातियां एक स्थान पर अधिक प्रभावी हो जाती हैं, तो उसे हम कहते हैं पुनरुद्ध भवन कर्म स्थिति। ठीक, यानी कि जैसे कि पौधा है, ठीक, तो उसमें क्या है कि अगर दो पौधे या फिर किसी एक स्थान पर अगर उग रहे हैं तो जरूरी नहीं कि दोनों एक साथ जो है दोनों एक साथ ही अपनी संख्या को बढ़ा दें, है ना। हो सकता है कि जैसे एक पौधे ने जो है अपनी संख्या बढ़ा ली और एक ने कम कर ली, ठीक, तो जिसने जो संख्या अपनी बढ़ा दी, ठीक, उसको हम कहेंगे पुनरुद्ध भवन कर्म स्थिति। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए ट्रॉपिक कर्म स्थिति। ट्रॉपिक नीचे क्या होता है कि जैसे कि दो जलीय जीव हो गए, दो जलीय जीव हैं, जलीय जीव, इसका नाम है नोटोनेक्टा और दूसरा है
कोरिक्सा, है ना। तो क्या है कि ये जलीय जीव है दोनों, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं दोनों, तालाब में रहते हैं। दोनों कहाँ रहते हैं, तालाब में। जलीय जीव है तो भाई तालाब में रहेंगे, नोटोनेक्टा और कोरिक्सा। लेकिन ये जो है नोटोनेक्टा, ये क्या है, एक परभक्षक है, यानी कि अपने भोजन के लिए अन्य जंतु पर निर्भर करता है। ठीक है, ये क्या है, परभक्षक है, भोजन के लिए अन्य जंतु पर निर्भर करता है। कोरिक्सा की बात करें तो कोरिक्सा जो है अपने भोजन के लिए सड़ी गली वनस्पतियों पर निर्भर करता है, वनस्पति पर। ठीक है, सड़ी गली वनस्पति पर ये निर्भर रहता है। तो इस प्रकार क्या है, एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए हुए ये अपना काम सुचारू रूप से चला रहे हैं। ये अपने भोजन के लिए क्या करेगा, अन्य जंतु पर निर्भर रहेगा, तो इसको कोई हानि नहीं है। कोरिक्सा क्या है, अपने भोजन के लिए सड़ी गली वनस्पति पर है, निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तालाब में, एक ही तालाब में रहकर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ट्रॉपिक कर्म स्थिति में जीवों की ट्रॉपिक स्थिति से। नेक्स्ट हेडिंग है जीव और पर्यावरण। ठीक, यानी कि जीव अपने पर्यावरण पर किस प्रकार से प्रभाव डालता है और पर्यावरण किस प्रकार से जीव पर प्रभाव डालता है ना। तो किसी जीव या किसी समुदाय के चारों ओर स्थित जितने भी घटक होते हैं या जितने भी फैक्टर होते हैं, वे सभी जो हैं किसी जीव पर प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो इसे ही बोलते हैं पर्यावरण, है ना। और पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जैविक और भौतिक, है ना। तो हम कहेंगे पर्यावरण क्या होता है, किसी जीव या समुदाय के चारों ओर स्थित सभी घटक व कारक जो उस जीव के जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, है ना। पर्यावरण कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं पर्यावरण, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक और दूसरा होता है जैविक। ठीक है, कौन कौन से कारक होते हैं, 2 कारक होते हैं, भौतिक और जैविक होते हैं। तो भौतिक कारक के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, भौतिक के अंतर्गत आता है मृदा, ठीक, इसके बाद जल, वायु, प्रकाश, ताप, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, भौतिक फैक्टर के अंतर्गत, भौतिक कारक के अंतर्गत आएगा, है ना। और जैविक कारकों के अंतर्गत, जैविक कारकों के अंदर क्या आ सकता है, जैसे कि किसी क्षेत्र की जंतु, वनस्पति, ठीक, जंतु, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, इसके अलावा सूक्ष्म जीव यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी आएंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्यावरण का प्रत्येक भाग, ठीक, पर्यावरण के जितने भी भाग होते हैं वो सभी जीवों पर क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण का प्रत्येक भाग जीवों पर प्रभाव डालता है, ठीक। तो इसलिए इसे कहते हैं हम पारिस्थितिक या फिर पर्यावरणीय कारक। जितने भी भाग हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे जैविक हो, ये सभी क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, एक दूसरे प्रभाव डालते रहते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं पर्यावरणीय कारक या फिर पारिस्थितिक कारक।
तो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है कि अनेक प्रकार के कौन कौन से कारक हैं। तो अभी हमने देखा ना कि भौतिक और जैविक कारक। तो भौतिक कारकों के अंतर्गत हम देखते हैं पहला होता है इसमें जलवायु संबंधी कारक, यानी कि किसी क्षेत्र की जलवायु जो है किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो जलवायु को निर्धारित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें पहला है प्रकाश, है ना, लाइट। जिस प्रकार से प्रकाश रहेगा, अगर किसी क्षेत्र में, किसी देश में अगर हम बात करें, प्रकाश जो है सीधा पड़ता हो, ठीक, प्रकाश की मात्रा जो है अधिक प्राप्त होती है, तो क्या होगा, वो क्षेत्र गर्म होगा, है ना। प्रकाश जब कम होगा तो क्या होगा, क्षेत्र ठंडा होगा, है ना। या बिल्कुल प्रकाश अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा, क्षेत्र में प्रकाश ही नहीं है, तो यानी कि अंधेरा होगा, वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्षेत्र होगा, है ना। तापमान, अगर तापमान उच्च है तो क्या होगा, तापमान उच्च है तो यानी कि वो क्षेत्र क्या होगा, अत्यधिक गर्म होगा। तापमान जब निम्न होगा तो क्षेत्र क्या हो जाएगा, ठंडा होगा, है ना। क्लियर है। अब देखिए जल वर्षा या अवक्षेपण। जल वर्षा यानी कि अगर किसी क्षेत्र में अधिक मात्रा में वर्षा होती है तो वहाँ के जीव जंतु, जलवायु कैसी होगी, वैसी होगी। वहाँ की मृदा कैसी होगी, उसी तरीके से दलदली भूमि वाली होगी मृदा, है ना। जीव जंतु भी वैसे ही होंगे। इसी प्रकार से देखिए वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता यानी कि नमी, है ना। नमी अगर हो आपस में पर्यावरण में, ठीक है, वातावरण में जब नमी हो तो क्या होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी, यानी कि उमस जैसा मौसम हो, ठीक, तो वहाँ का जीव जंतु और पेड़ पौधे भी उसी जैसे होंगे, उसी की तरह ही उगेंगे। फिर देखिए वायुमंडलीय गैसें। तो गैसें जैसी होंगी, गैसें जैसे कि अगर कोई क्षेत्र जो है वो किसी कारखाने के पास है ना, कारखानों के पास है, तो वहाँ से जो है दूसरी तरह के कुछ हानिकारक गैसें निकलेंगी, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब वहाँ पे अधिक मात्रा में पाई जाएंगी। तो वहाँ के जीव जंतु भी कैसे होंगे, उसी तरह के होंगे। या फिर वहाँ पे जीव जंतुओं की कमी पाई जाएगी, है ना। इसी प्रकार से कुछ जीव होते हैं जो ऑक्सीजीव होते हैं, कुछ होते हैं अनऑक्सीजीव होते हैं। ऑक्सीजीव यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ग्रो करते हैं, श्वसन करते हैं, है ना। कुछ अनऑक्सीजीव होते हैं जैसे कवक हो गए, तो ये क्या करते हैं, इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, तो इनका जो है जीवन पूर्ण रूप से गैसों पर निर्भर होता है। अब देखिए नेक्स्ट है वायु। तो वायु क्या है, कहीं पर जो है वायु जो है अधिक गर्म होती है, जैसे कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, ठीक, यानी कि इक्वेटर लाइन पे पृथ्वी के मध्य में से जब जो लाइन खींची गई जाती है उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, है ना। तो भूमध्य रेखा के आसपास जो भी वायु है वो कैसी होती है, बहुत ही गर्म होती है। तापमान बहुत अधिक पाया जाता है, प्रकाश मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है ना। तो वायु भी उसी तरीके से है। और इसी प्रकार से जब हम जाते हैं ठंडे प्रदेशों में, ठीक है, जहाँ पे बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, तो क्या है, पेड़ पौधे भी वैसे ही होंगे, है ना। ठंडे प्रदेशों में पेड़ पौधे भी ऐसे ही होंगे। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी क्षेत्र में बहुत ही तेज से आंधी चलती रहती है हमेशा, तो जिस दिशा में आंधी चलती रहती है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं, तो उस दिशा से जो है इनका जो शाखाएं, इनका ग्रो नहीं होता, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ये पेड़ है ना, तो अगर इस दिशा से हमेशा ये आंधी जैसी बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होगा, इनकी शाखाएं जो है विपरीत दिशा में ग्रो करेंगी, इस दिशा में बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो है आंधी, वायु जो है, वायु किसी स्थान पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, जीव जंतु की अनुकूलता के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। या जीव जंतु जो है इसके अनुकूल जो है खुद को बना लेते हैं, है ना। तो वायु भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट है स्थलाकृति कारक, है ना। जिस तरह का स्थल होगा किसी क्षेत्र का, उस तरीके से वहाँ पे जलवायु पाई जाएगी, इस तरह से वहाँ का वातावरण होगा। जैसे समुद्र सतह से ऊंचाई पर रहने वाले जीव जैसे होंगे उसी तरीके के होंगे, है ना। यानी कि अगर वहाँ पे ठंड है, या तो गर्म होगी, या तो वहाँ पे ठंडा वातावरण होगा, ठीक है। फिर है पर्वतों और घाटियों की दिशा। पर्वत और घाटियों की दिशा भी प्रभावित करती है। जिस ओर जो है पर्वत जो है सीधे खड़े होते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि जब सीधे रहेंगे तो क्या होगा कि वर्षा जो है, बादल उनसे टकराएंगे, वहीं वर्षा कर देंगे। ढलान वाले क्षेत्र में कुछ अलग ही उनका पाया जाता है। वहाँ पे क्या होगा, ढलान वाले क्षेत्र में नदियों का विकास होगा, है ना। नदियाँ
का प्रवाह क्षेत्र हो जाएगा वो, और वहाँ पे उपजाऊ भूमि का विकास हो सकता है ना। इसी प्रकार से देखिए ढलान की प्रवणता और ढलान के अनावरण की बात कर रहा है, तो जिस प्रकार से उनका ढलान रहेगा पर्वतों का, पहाड़ों का, उसी प्रकार से वहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे और उसी तरह से वहाँ पे जीव जंतु भी पाए जाएंगे। देखिए नेक्स्ट है मृदीय कारक, यानी कि मृदा की बात कर रहा है, तो इसमें खनिज पदार्थ, जैसे खनिज पदार्थ पाए जाएंगे किसी मिट्टी में, उस तरह से वहाँ की फसल उगेगी, है ना। खनिज पदार्थ की बहुतायता रहेगी तो क्या होंगे, वहाँ पे फसल नहीं उग पाएगी। जैसे कि अगर किसी मिट्टी में सोने चांदी का दिखता है तो क्या होगा, वहाँ फसलें उगाई जाएंगी नहीं ना, वहाँ पे खादान बनेंगे, है ना। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, कैल्शियम आदि की जब अधिकता होगी, कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो किसी खास प्रकार के वृक्ष को उगने के लिए लाभदायक होते हैं, तो वो वहाँ पे वही वृक्ष पाया जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से मृदा की वायु, मृदा में जिस प्रकार की वायु रहेगी वैसा पौधा उगेगा, वैसे जीव जंतु रहेंगे उसके अंतर्गत। मृदा जल, मृदा के अंतर्गत कितनी जल को शोषित करने की क्षमता होगी, है ना। जैसे कुछ प्रकार की मृदा है, जैसे कि मरुस्थलीय मृदा है, तो मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है कि जल की उस जल में उसको जल धारण करने की क्षमता कम होती है मरुस्थलीय मृदा में, है ना। तो मृदा जल क्या होगा, नहीं होगा। जैसे उपजाऊ है, उपजाऊ भूमि है, तो उसमें क्या है, जल धारण की क्षमता है, अधिक है, तो क्या कहेंगे उसमें कि मृदा जल अधिक पाया जा रहा है। इसी प्रकार से कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस, कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस पाए जाएंगे जिस मिट्टी में, वो क्या होगी, मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होगी। चलिए नेक्स्ट है, अब बी है जैविक कारक। तो ये सब जो हमने अभी देखा, स्थलाकृत कारक और मृदीय कारक, ये सब क्या है, भौतिक कारक के अंतर्गत ही पढ़ेंगे इसको हम, है ना। और जो ये दूसरा है जैविक कारक, बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे जीवाणुओं के बारे में, शैवाल के बारे में, कवक, ठीक है। इसके अलावा परजीवी जंतु और पौधों के बारे में, है ना। और सहजीवी जीव जो होते हैं सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, और लास्ट है पादप और जंतुओं के बारे में, है ना, कि किसी भी जीव पर, किसी जीवाणु, शैवाल, कवक, परजीवी जंतु व पौधों का, इसके अलावा सहजीवी पौधों का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ओके।